सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है एयर अराउंड अस ये डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर 6 के अंदर ये पढ़ा है कि जितनी भी लिविंग थिंग है उनको एयर की ज़रूरत होती है। एयर ही तो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एयर को देखा है? आपने एयर को देखा तो नहीं होगा, लेकिन ये तो पक्की बात है कि आपने उसे फील किया होगा, उसकी प्रेजेंस को फील किया होगा कि हाँ एयर है, बहुत सारे तरीकों से। तो एयर की प्रेजेंस को आप नोटिस करते हो कि हाँ एयर है। कब नोटिस करते हो? व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल। रसल का मतलब होता है सरसराहट, खड़खड़ाहट, यानी जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, उससे एक आवाज निकलती है। तो इन पत्तियों के हिलने से और उससे आने वाली आवाज से आप समझ जाते हो कि हाँ हवा है, कितनी हवा चल रही है। इसी तरह जो क्लोथ्स हैं जो सूखने के लिए हम डाल देते हैं डोरी पे, तो वो क्या करते हैं? सोए। सोए मतलब होता है डोलना, झूलना, यानी धूप वगैरह में जो कपड़ा सुखाने के लिए डालते हो, हवा चलती है तो कपड़े हिलते हैं, तो उससे भी आप आइडिया लगाते हो कि हवा चल रही है। इसी तरह जब फैन आप स्विच ऑन करते हो तो आपकी बुक के जो पेजेस हैं वो क्या करते हैं? बिगिन फ्लटरिंग। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो पन्ने पलटने लगते हैं ना, तो एक फ्लटरिंग सी साउंड आती है। तो पंखे से क्या होता है? हवा निकलती है। तो इन सारी चीजों से आप समझ जाते हो कि हाँ हवा है, एयर है। अब जो आप पतंग उड़ाते हो ना, वो क्यों उड़ा पाते हो? यही एयर जो मूव करती है इसकी वजह से। यानी हवा चलती है तभी तो पतंग उड़ती है। अगर हवा ना चल रही हो तो पतंग कैसे उड़े? तो हवा होती है और हवा चलती है तभी आप पतंग उड़ा पाते हो। आपको एक्टिविटी 3 याद है जो कि चैप्टर 3 के अंदर हमने किया था, जहां पर हम सेपरेट करते थे सैंड और सॉडस्ट को। कौन से प्रोसेस से? बाई विनोइंग। विनोइंग में हमने क्या किया था कि जैसे सैंड ले लिया और सॉडस्ट ले लिया, इनको मिक्स कर दिया। अब इनके जो दाने होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, मिक्स हो जाएंगे तो एक एक करके निकाल नहीं सकते। तो क्या करते हैं? कुछ हाइट से हम उसको गिराते हैं। तो हवा क्या करती है? जो हल्के पार्टिकल होते हैं, जैसे सॉडस्ट है, ये हल्का होता है, तो हवा उड़ा के इनको थोड़ा दूर ले जाती है और सैंड करीब में गिर जाती है। तो इस तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये जो विनोइंग वाला प्रोसेस है, यानी हल्के और भारी चीजों का जो मिक्सचर है, इसको जब हम अलग करते हैं एयर की मदद से, विंड की मदद से, तो वही आपका विनोइंग वाला प्रोसेस होता है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है जब एयर मूव कर रही हो। यानी अगर हवा चल रही होगी तो ये अच्छे से जो चीजें मिक्स हैं वो सेपरेट हो पाएंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं, तो जो विंड है वो ब्लो करती है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे, यानी बहुत तेज हवा चलती है। इतनी तेज होती है कि ये ट्रीज को उनकी जड़ों से उखाड़ दे। आप अक्सर सुनते हो कि तूफान आया, पेड़ गिर गए, और जो रूफ टॉप्स वगैरह होती हैं, यानी छतें हैं, वो उड़ जाती है। जैसे कच्चे मकान वगैरह होते हैं, खपड़ैल की जो छत होती है, तो तूफान वगैरह आता है तो वो उड़ जाती हैं। या बाहर की कंट्री में जैसे वो लोग वुड का बनाते हैं, लकड़ी का घर वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ जब स्टॉर्म वगैरह आता है, तेज तूफान आता है, तो उनकी छत क्या पूरा का पूरा घर ही उड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि हाँ हमारे आसपास एयर है। तो हम देख भले ही नहीं पाते, लेकिन इन सारी चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि हाँ एयर प्रेजेंट है। क्या कभी आपने फिरकी के साथ खेला है? इस तरह से फिरकी होती है, हो सकता है आपने बनाया हो या आपने खरीदा हो, बेचने वाले भी आते हैं। तो एक्टिविटी 1 के अंदर आपको क्या करना है? एक फिरकी बनाना है खुद से, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसका यूज़ करके। तो फिरकी बनाने की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वैसे सिंपल है, एक बार देख लोगे तो समझ जाओगे अगर आप बनाना चाहो तो। वैसे बनाना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ एक चीज़ समझाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। तो फिरकी की जो स्टिक है उसको आप होल्ड कर लो, ये नीचे जो हैंडल टाइप की होती है पकड़ने की, और इसको अलग अलग डायरेक्शन में होल्ड करो। ठीक है, खुले एरिया के अंदर चले जाना है, जैसे घर के बाहर चले जाओ, छत पे चले जाओ और वहाँ इस फिरकी को होल्ड करो। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे दिया हुआ है कि ऐसे फोल्ड करोगे, फिर यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है, तो ये आपकी इस तरह से फिरकी बन जाएगी। अब इस फिरकी को थोड़ा सा आगे पीछे मूव कराओ और ऑब्जर्व करो क्या हुआ। क्या जो फिरकी है वो रोटेट कर रही है, घूम रही है? तो आप देखोगे कि फिरकी घूमने लगी। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? अब ये फिरकी घूमी क्यों? क्या मूविंग एयर की वजह से, चलने वाली हवा की वजह से? इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। हवा की वजह से ही ये फिरकी मूव करती है। जैसे मान लो अगर हवा चल रही है छत वगैरह पे या बाहर आप लेके खड़े हो जाओगे तो ये अपने आप घूमने लगेगी। तो हवा ऐसे इस पे टकराएगी और इसको ऐसे घुमा देगी। और अगर हवा नहीं भी चल रही है और इसको आप आगे पीछे करोगे या लेके दौड़ोगे तो ये घूमने लगेगी, क्योंकि हवा जो रुकी हुई है उससे ये टकराएगी तो ये घूमने लगेगी। ठीक है, इसको बना कर या मार्केट से खरीद के खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये फिरकी क्यों घूम रही है? एयर की वजह से। क्या कभी आपने वेदर क्लॉक देखी है? इस तरह से कुछ होती है वेदर क्लॉक, जैसे आप कोई फिगर बनी हुई है। तो इसमें 2 चीजें हमको पता चलती हैं। एक तो ये दिखाती है किस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रही है, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, किधर की तरफ हवा जा रही है। और दूसरा इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी दिखाता है। जैसे यहाँ मार्क नहीं है तो ये आपके जैसे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इस तरह से इसमें बना रहता है। तो ये डायरेक्शन भी दिखाता रहता है। अच्छा, डायरेक्शन किसकी वजह से दिखा रहा होगा? यहाँ पर एक मैग्नेट लगा होगा, उसकी वजह से। पिछले वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा। और ये जो ऊपर एरो देख रहे हो
ये आपको विंड का डायरेक्शन बताएगा, किस तरफ हवा चल रही है। चलिए एक सिंपल सा मैंने 5 मिनट में एक विंड वेन बनाया है, यानी जिससे हवा का डायरेक्शन बताया जा सके। तो उससे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमको पता चलता है, यानी कैसे ये वर्क करता है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है उसी की तरफ ये एरो दिखाएगा, ये कैसे होता है। तो ये मैंने एक सिंपल सी वेदर क्लॉक बनाई है। बेसिकली इसमें सिर्फ विंड का डायरेक्शन आपको बताएगा, तो इसको विंड वेन भी कह सकते हो। यानी इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये मैंने ऐसे ही सिंपल सा आपको समझाने के लिए बता दिया कि जो विंड वेन होती है, यानी विंड का जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलता है। अब देखो ये गोल गोल ऐसे घूम सकती है। तो होगा क्या, जब हवा चलती है तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में विंड चल रही है तो हवा इससे टकराएगी, यहाँ पर भी टकराएगी, इन जगहों पर भी, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एरिया है तो थोड़ा सा टकराएगी, बाकी साइड से निकल जाएगी। इस हिस्से पे हवा ज़्यादा पड़ेगी, यानी यहाँ पर जो विंड का फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हवा यहाँ टकराई तो ये ऐसे इसको घुमा देगी और अपना सीधा निकल जाएगी। तो ये एरो आपको जिधर दिखा रही है, आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ इस तरफ यानी इस डायरेक्शन में विंड चल रही है। अब अगर मान लो ऐसे हमने रखा है, हवा ऐसे चल रही है, तो उस केस में भी ये इस पे टकराएगी और ऐसे हवा निकल जाएगी, और ये जो आपकी एरो है इस तरफ पॉइंट करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरफ हवा चल रही है। तो आप समझ गए होगे किस तरह से ये वर्क करता है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है 11.1, इज द एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या जो एयर है वो हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं। क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद करो। अब बताओ उसके अंदर क्या है। नथिंग भाई, खाली मुट्ठी आपने बंद की, कुछ लिया नहीं है, सिंपल मुट्ठी बंद कर ली, तो उसके अंदर कुछ नहीं है। क्या सच में कुछ नहीं है या आपकी मुट्ठी के अंदर कुछ है। आप कहोगे मुट्ठी खाली है, कुछ नहीं है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और इससे ये पता लगाते हैं कि जब हमको ये लग रहा होता है कि इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या उसमें कुछ होता है या नहीं। एक्टिविटी 2, एक खाली खुली हुई बोतल ले लेनी है आपको। क्या सच में ये एम्प्टी है, खाली है, या इसके अंदर कुछ है। तो अगर बॉटल आपने ली है उसके अंदर वैसे कोई चीज़ नहीं डाली है, वाटर वगैरह या और कुछ, यानी देखने से आपको खाली लग रही, तो आप कहोगे खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा इसको अपसाइड डाउन कर दो, यानी उल्टा कर दो। अब क्या इसके अंदर कुछ है। तो अगर मान लो कोई चीज़ उसके अंदर होगी, जैसे पानी वगैरह है, तो अगर उस उलट दोगे तो पानी सारा निकल जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ नहीं डाला आपने, खाली थी, तो उल्टोगे तो कुछ नहीं निकलेगा उसके अंदर से, तो आप कहोगे देखो खाली है। अगर कोई चीज़ होती तो बाहर निकल जाती, हमने उलट दिया था। तो वैसे कुछ नहीं दिख रहा हमको, बॉटल को उलट दे रहे हैं तो भी कुछ उसके अंदर नहीं है, या मान लो अगर कुछ रहा भी होगा हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, तो बॉटल उलट देने से निकल गया होगा। अब एक काम करना है हमको, अब डिप करो, यही जो ओपन माउथ है बॉटल का, बॉटल के माउथ वाला जो हिस्सा है उसको बकेट के अंदर, उस बकेट के अंदर आपको पानी भर लेना है। तो जैसा आपको दिखा रहा है इस तरह से आपको करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। ये हमारे पास बकेट है, इसके अंदर वाटर है, इसमें थोड़ा सा मैंने कलर डाल दिया है ताकि आपको समझ में आ सके यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमने एक बॉटल ले ली है। अब इस बॉटल को इन्वर्टेड पोजीशन में, यानी बिल्कुल उल्टा, उल्टे में भी ये एकदम सीधी पोजीशन में होगा, ऐसे तिरछा नहीं करना आपको, बिल्कुल सीधा इस बकेट के अंदर हम डालेंगे और देखते हैं कि क्या इस बकेट में जो वाटर है इस बॉटल के अंदर जाता है कि नहीं। चलिए इसको हम डालते हैं और ये बॉटल हमारी पूरी अंदर जा चुकी है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं गया। अभी हम कैसे कह सकते हैं, अगर मैं ऐसे बिल्कुल निकाल लूँ तो अगर इसके अंदर पानी भरा होता तो निकलता बाहर, लेकिन 2-4 बूंद के अलावा इसके अंदर पानी नहीं गया। अब इसी बॉटल को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, तिरछा कर देंगे, और फिर डालते हैं कि क्या देखें अब पानी अंदर जाता है। यानी इसको ऐसे सीधे ले जाकर और इसको हम टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे आप बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स यहाँ से बॉटल से बाहर आ रहे हैं और जो वाटर है वो इस बॉटल के अंदर जा रहा है। ये हम कैसे कह सकते हैं, अगर मैं ऐसे ही निकाल लूँ तो देखो इसके अंदर इतना पानी भरा है, थोड़ी देर और रखते तो ये बॉटल पूरी भर जाती। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने बॉटल को बिल्कुल सीधा डाला तो वैसे तो हमको नज़र आ रहा है कि बॉटल खाली है, पानी इसके अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन वाटर इसके अंदर नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ है, और वो कुछ क्या है, इसके अंदर एयर है। अब इसको वाटर के अंदर हमने डाल दिया तो हो क्या रहा था, एयर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, एयर इसी के अंदर भरी हुई थी। एयर के होने की वजह से पानी अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन जब हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तिरछा कर दिया, तो पानी ऐसे साइड से अंदर जाने लगा और इसके अंदर जो एयर थी वो बाहर निकलने लगी। वो एयर इस वाटर के अंदर गई तो बबल्स के फॉर्म में यहाँ से निकल के फिर वो सराउंडिंग्स में चली गई। तो सारी चीज समझ गए कैसे क्या होता है। तो पहले केस में आपने देखा कि वाटर बॉटल के अंदर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एयर प्रेजेंट है। एयर निकलेगी तभी ना पानी अंदर जाएगा। जब हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, तिरछा किया, तो साइड से पानी इसके अंदर जाने लगा और थोड़ी सी जगह मिल गई एयर को बाहर निकलने की, तो इधर से पानी अंदर घुसा और दूसरे साइड से हवा अंदर निकली। अब ये एयर जो पानी के अंदर गई, ये बबल्स के फॉर्म में पानी की सरफेस पे आई और फिर हवा के अंदर ये मिक्स हो गई।
तो दूसरे केस में हमने देखा कि पानी अंदर चला गया तो वहां से बबल भी हमको देखने को मिला, और बबल जब बनता है तो उसकी एक साउंड भी आती है, वो साउंड भी आपने सुना होगा। तो क्या अब आप गेस कर पा रहे हो कि बॉटल के अंदर क्या था? हाँ बिल्कुल, आप सही हो, उसके अंदर एयर थी जो कि बॉटल के अंदर प्रेजेंट थी। तो जो बॉटल थी वो पूरी तरह से खाली नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरीके से भरी थी एयर से। यहां तक कि जब हमने उसको उलट दिया तो भी एयर निकली नहीं, उसी के अंदर थी। यानी हमने तो खाली बॉटल ली थी, उसके अंदर कुछ भरा नहीं था, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर एयर थी। वैसे तो हम नहीं बता सकते थे कि हाँ एयर है कि नहीं, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इससे पता चल गया। अगर खाली होती तो पानी अंदर चला जाता, एयर थी इसीलिए पानी अंदर नहीं जा पा रहा था। तो इन्वर्टेड पोजीशन में जब उल्टा किया था तो कोई रास्ता नहीं था कि एयर को निकलने का। पानी उधर से घुसना चाह रहा है कि हमको अंदर जाना है, एयर कह रही हमको बाहर निकलना है, तो दोनों में से झगड़ा हो गया। जैसे आप ट्रेन वगैरह पे चढ़ो या बस वगैरह पे तो अक्सर ऐसा होता है, उतरने वाले उतरना चाह रहे हैं, चढ़ने वाले चढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी जगह ना देगा तो ना उतरने वाले उतर पाएंगे ना चढ़ने वाले चढ़ पाएंगे। तो होता क्या है कि भैया एक साइड से अंदर घुसो, एक साइड से बाहर निकलो। तो जब बॉटल को टिल्ट किया गया तो एयर जो है वो बाहर आ गई बबल्स के फॉर्म में, और जो पानी था वो अब जो खाली स्पेस हुई एयर के निकलने के बाद उस जगह को वो ऑक्यूपाई करने लगा, वहां पर वो पानी जाने लगा, क्योंकि एक तरफ से एयर निकल रही थी। तो अब हकीकत में वो बॉटल खाली हुई थी जो कि अब पानी से भर जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी जगह घेरती है। तो इसने पूरी जगह जो बॉटल के अंदर थी उसको फिल कर लिया था, भर लिया था। ये जो एयर है वो हर तरफ हमारे प्रेजेंट है, यानी हमें नहीं भी दिखाई दे रहा है फिर भी ये प्रेजेंट है। जैसे आपने मुट्ठी बंद की तो आपके फिस्ट के अंदर, मुट्ठी के अंदर जो जगह होगी वहां एयर होगी, एयर प्रेजेंट है वहां पर। आपको भले ही नहीं दिखाई पड़ रहा लेकिन एयर है वहां पर। तो एयर हर जगह है। एयर का कोई भी कलर नहीं होता, और इस एयर के आर पार हम देख सकते हैं। तो जिसके आर पार देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो दो चीजें आप एयर के बारे में याद रखना कि एयर का कोई कलर नहीं होता और ये ट्रांसपेरेंट होती है। याद क्या रखना, आपको तो मालूम ही है कि एयर का कोई कलर होता है क्या? कोई कलर दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। और इसके आर पार हम देख सकते हैं, हर तरफ तो हमारे एयर है, लेकिन फिर भी जैसे आप मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी आईज और जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके बीच में एयर है, लेकिन उसके थ्रू आप देख पा रहे हो। इसका मतलब एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड है, घिरी हुई है बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। तो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है पतली सी एयर की, यानी वहां पूरी हवा भरी हुई है। अब आप कहोगे थिन लेयर है, क्या कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर की है? नहीं, ये जो लेयर है ये फैली हुई है कई किलोमीटर तक। अपने हिसाब से ना देखो कि हाँ पतली है तो मतलब हो सकता है कि 1-8 सेंटीमीटर की हो। अर्थ के साइज के हिसाब से देखो, अर्थ हमारी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से तो कुछ ही किलोमीटर की लेयर है। तो अर्थ के साइज के हिसाब से ये पतली लेयर है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ ऐसे ये पतली सी लेयर है एयर की अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो सरफेस है वहां से ये कुछ किलोमीटर तक, ठीक है, कुछ किलोमीटर तक ये जो लेयर है वो फैली हुई है। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? यही जो एयर की लेयर हमारी अर्थ की जो सरफेस है उससे कुछ किलोमीटर तक फैली हुई है, इसी लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे द एयर गेट्स रेयरर। रेयरर मतलब कमी होने लगेगी। जैसे मान लो अर्थ की सरफेस पे हम यहाँ पर हैं तो इस जगह पर एयर हमको बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर हमारी कम हो जाएगी, हवा कम हो जाएगी। तो अब आप सोच सकते हो कि जो आपके माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं जब हमको माउंटेन को क्लाइंब करना होता है, पहाड़ चढ़ना होता है। तो आप देख सकते हो ये इन्होंने पीछे सिलेंडर लगाया है। तो ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे हमने बात किया कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हवा जो है वो कम हो जाएगी, हमको सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है, और एयर में भी किसकी? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर हवा कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम ही होगी। तो यही ऑक्सीजन की कमी की वजह से जितना हम ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे, जैसे माउंटेन है वो ऊंचाई पे है तो हवा कम है, ऑक्सीजन कम है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है, तो इससे वो आराम से सांस ले सकते हैं। कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। इन माय ओपिनियन ओसवाल बुक्स आर बेस्ट। मैंने इसको देखा है और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक तो इसके अंदर चैप्टर की आपको समरी मिल जाएगी जो कि रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। दूसरा, इस तरह के आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे टेबल के सॉल्यूशन, और बीच बीच में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आर फैट प्रोटीन, ये पूरा क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। यहां आप देख सकते हो क्वेश्चन और उसके आंसर यहां पर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सॉल्यूशन भी आपको यहां मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका नया सिलेबस है उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, तो वो क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी आपको यहां मिल जाएंगे। तो कंप्लीट चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा है, उस पर क्लिक करना है, फिर रीड मोर पे क्लिक करना है। तो यहां देखो क्लास 6 बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, यहां से क्लिक करोगे तो वहां से परचेज कर सकते हो। 11.2 व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। ये एयर किस चीज से बनी हुई है? क्या है एग्जैक्टली एयर?
18th सेंचुरी तक यानी ईयर 1800 तक लोग जो है ये सोचते थे कि जो एयर है वो एक सब्सटेंस है, कोई एक चीज़ है। जैसे मैं बात करूं आयरन, आपका जो लोहा हो गया ये एक चीज़ है, वुड एक चीज़ है, यानी ये किसी चीज़ से मिल के नहीं बनी है। मैं कहूँ लोहा किससे बना है, लोहा तो लोहा है, वो खुद एक मटेरियल है, खुद एक सब्सटेंस है। लकड़ी किस चीज़ से बनी है, भाई लकड़ी तो लकड़ी है। इसी तरह आपका वाटर हो गया, पानी किससे बना है, पानी तो एक सब्सटेंस है, एक चीज़ है। तो वाटर एक सब्सटेंस है, इसी तरह से लोग सोचते थे कि एयर भी एक सब्सटेंस है, यानी कोई एक चीज़ है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी जो टी हो गई, चाय हो गई, तो चाय क्या एक सब्सटेंस है, नहीं है, क्योंकि चाय कई चीज़ों से मिल के बनी होती है। उसमें चाय पत्ती होती है, मिल्क होता है, शुगर होती है, इसके अलावा टेस्ट के लिए और भी चीज़ें डाली जाती हैं, तो ये सब मिलाकर चाय बनती है। तो जो टी है यानी चाय है वो एक सब्सटेंस नहीं है, कई चीज़ों से मिल के बनी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, ये एक सब्सटेंस है, किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना। तो एयर के बारे में भी यही माना जाता था कि ये एक सब्सटेंस है। कब तक, 18th सेंचुरी तक, यानी साल 1800 तक। फिर एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। एयर क्या है, मिक्सचर है कई सारी गैसेस का। एयर कोई एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। किस तरीके का ये मिक्सचर है, चलिए इसको हम पता लगाते हैं। और इसके जो कुछ मेजर यानी बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के, उसको एक एक करके जानते हैं कि एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एयर का पहला जो कंपोनेंट है, यानी एयर जिन चीज़ों से मिलकर बनी है, उनमें से एक आपका है वाटर वेपर। इसके बारे में तो आप जानते ही हो कि जो हमारा वाटर होता है जब वो गैस स्टेट में होता है, यानी स्टीम के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में, तो वही हमारा वाटर वेपर कहलाता है। तो इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हो कि एयर के अंदर वाटर वेपर होता है। इसको हमने देखा भी था कि जब एयर किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, कोई ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या होती है, इट कंडेंसेस, वो कंडेंस हो जाती है, यानी वो गैस से लिक्विड में बदल जाती है। एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस, यानी एयर है वो किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आई, उसके अंदर जो वाटर वेपर होंगे वो गैस के फॉर्म में है, लेकिन ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होकर वो लिक्विड बन जाएंगे, यानी पानी की बूंदों के फॉर्म में आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाएंगे और उस कूल सरफेस पे हमको दिखने लगेंगे। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। अभी जो वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है नेचर के अंदर। जो वाटर साइकिल है, यानी पानी तो देखो उतना ही है, ये पानी पूरा एक साइकिल बनाता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ओशंस हो गई, जब इस पर धूप पड़ती है तो ये वाटर इवेपरेट होते हैं, यानी लिक्विड से गैस के फॉर्म में बदल जाते हैं, वाटर वेपर में बदल जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। फिर ये ऊपर जाकर ठंडे होते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं। ये क्लाउड हवा की वजह से दूर दूर तक जाते हैं और फिर रेन के फॉर्म में, यानी बारिश के फॉर्म में अलग अलग जगह पर बरसते हैं। ये पानी बरस के फिर से वो रिवर, पॉन्ड, लेक के अंदर और फिर होते हुए वो ओशंस के अंदर आते हैं। इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये जो साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो अगर बारिश ना हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा कंपोनेंट एयर का वो ऑक्सीजन है। एक्टिविटी 3 करते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं। ये एक्टिविटी आपको टीचर की प्रेजेंस में करना है। 2 कैंडल को आपको फिक्स कर लेना है जिनकी हाइट सेम हो किसी टेबल पे। देखो हाइट छोटी बड़ी हो सकती है, उससे कोई इशू नहीं है। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी बुक थी ना, उसके अंदर दूसरी एक्टिविटी थी, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वहाँ पर कैंडल की हाइट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आप छोटी बड़ी ले सकते हो। दोनों कैंडल को जला लेना है। एक कैंडल को कवर कर लेना है विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, ठीक है। कांच का एक गिलास लेना है, उससे एक कैंडल को ढक देना है। अब दोनों कैंडल को ऑब्जर्व करो। चलिए इसको हम करते हैं। ये हमारे पास 2 कैंडल है, इसको जला लेते हैं। अब ये कब तक जलती रहेगी, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई ग्लास ले सकते हो या फिर मैंने जैसे ये बीकर ले लिया है, इससे मैं एक कैंडल को कवर कर दूंगा। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया। थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे। और ये जो कैंडल है जिसको हमने कवर किया था ये बुझ चुकी है। वहीं दूसरी वाली जो कैंडल है वो अभी भी जल रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारे आसपास जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन है, इसीलिए कैंडल दोनों बर्न कर रही थी। जब एक बर्निंग कैंडल को हमने कवर कर दिया तो फिर इसके अंदर जो कैंडल थी उसको बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन सिर्फ इस बीकर के अंदर थी वही अवेलेबल थी। बाहर से अंदर जा नहीं सकती थी क्योंकि ये पूरा पैक है। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको इसने यूज़ करके बर्न किया, इसीलिए कवर करने के कुछ देर बाद तक ये बर्न करती रही। और फिर इस बीकर के अंदर जो एयर थी उसमें जितनी भी ऑक्सीजन थी जब वो यूज़ हो गई तो ये बुझ गई, क्योंकि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन थी ही नहीं और बाहर से जा नहीं सकती थी।
वही दूसरी वाली अभी भी जल रही है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऐसी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। तो इससे समझ में आया कि हमारी जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो सारी चीजें आपने समझ ली। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, क्या दोनों कैंडल जल रही थी या फिर बुझ गई? तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो कैंडल जो कि ग्लास टम्बलर से कवर थी वो एक्सटिंग्विश हो गई, यानी बुझ गई कुछ टाइम के बाद। वही दूसरी जो कैंडल थी वो जलती रही। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ भी लिखा है, इसको भी हम देख लेते हैं। वही बात है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्लास टम्बलर के अंदर एयर का वो कंपोनेंट जो कि बर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी जिसकी वजह से बर्निंग होती है, कोई चीज़ जलती है, वो लिमिटेड है। यानी बाहर से कुछ चीज़ें आ नहीं सकती ग्लास में, उल्टा करके हमने बंद कर दिया है। उस ग्लास के अंदर जो एयर होगी और एयर के अंदर भी जो हमारी वो चीज़ जो कि बर्निंग को सपोर्ट करती है, वो क्या चीज़ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ही बर्निंग होती है। वो हमारा लिमिटेड है, यानी जितनी उस ग्लास के अंदर है बस उतना ही अवेलेबल है, बाहर से आ नहीं सकती। मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज यूज्ड अप बाय बर्निंग कैंडल। तो ज़्यादातर जो कॉम्पोनेंट है, यानी यही इस ऑक्सीजन की बात हो रही है, वो कैंडल यूज़ कर लेगी अपने आप को जलाने के लिए। अब यहाँ कहोगे ये मोस्ट ऑफ का मतलब क्या है? क्या अभी भी कुछ ऑक्सीजन रह गई? अगर सारी ऑक्सीजन यूज़ हो गई तो ये लिखना चाहिए ऑल ऑफ द कॉम्पोनेंट इज यूज्ड बाय द बर्निंग कैंडल, यानी जितनी ऑक्सीजन थी वो सारी इस्तेमाल हो गई। तो देखो, सारी इस्तेमाल नहीं होती, बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन रह जाती है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन बच जाती है बहुत थोड़ी सी, वो काफ़ी नहीं होती बर्निंग कराने के लिए, या कोई चीज़ जल रही है तो उसको जलाए रखने के लिए। तो हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो कॉम्पोनेंट है जो बर्निंग कराता है, यानी ऑक्सीजन, उसको कैंडल यूज़ कर लेगी। अब उस कैंडल को जलते रहने के लिए और ज़रूरत है, लेकिन बाहर से आ नहीं सकता तो वो बुझ जाएगी। लेकिन दूसरी जो कैंडल थी उसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती रही एयर की, बहुत सारी एयर आसपास है। तो ये जो कंपोनेंट एयर का है जो सपोर्ट करता है बर्निंग, वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ही बर्निंग होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये टेस्ट हो गया कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। अगर एयर के अंदर ऑक्सीजन ना होती तो कोई चीज़ ना जलती। एयर का एक और कंपोनेंट है नाइट्रोजन, यानी एयर जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उनमें से एक चीज़ क्या है? नाइट्रोजन। तो एक्टिविटी 3 के अंदर क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एयर अभी भी प्रेजेंट है ग्लास बॉटल के अंदर, इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट, यानी कैंडल के बुझ जाने के बाद भी ग्लास बॉटल के अंदर, वैसे बॉटल हमने नहीं लिया था, ग्लास टम्बलर है, तो इस ग्लास टम्बलर के अंदर अभी भी कुछ चीज़ रह गई। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, वो पुरानी वाली एक्टिविटी के हिसाब से लिखा है जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक में था। वहाँ पर हम नीचे वाटर लेते हैं और फिर वो वाटर का लेवल ऊपर की तरफ आता है, एक हाइट तक जाके रुक जाता है, तो कुछ जगह बची रह जाती है, उसके हिसाब से बात कर रहा है। यहाँ तो आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे क्या बचा क्या खत्म हुआ, क्योंकि पहले भी आपको खाली दिख रहा था, एयर तो दिखाई नहीं पड़ रही थी, अभी भी उसी तरह से आपको दिख रहा है, बस कैंडल बुझ गई, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये बात जो है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लिखी है। अब क्योंकि एक्टिविटी चेंज हो गई यहाँ पर, तो सिंपल सा ऐसा समझ लो कि कैंडल ने वो एयर जो कि ग्लास टम्बलर के अंदर थी उसमें से ऑक्सीजन को तो यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी भी उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। उस एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत थोड़ी सी बची है, लेकिन और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ और कंपोनेंट एयर का अभी भी है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। तो जैसे मैंने बताया, ग्लास टम्बलर के अंदर एयर अभी भी है, लेकिन उस एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, या मान के चलो कि नहीं है, ना के बराबर है। तो आप कहोगे और चीज़ें तो है एयर के अंदर, वो बर्निंग करा दे, तो नहीं, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, वही बर्निंग कराता है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती वो बर्निंग नहीं कराती, वो किसी चीज़ को जलाने में काम नहीं आती। तो मेजर पार्ट ऑफ एयर, यानी एयर का जो बड़ा हिस्सा है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, यानी कैंडल को बर्न नहीं कराएगा, वो आपका कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है एयर के अंदर, और ऑक्सीजन क्या सबसे ज़्यादा एयर के अंदर नाइट्रोजन ही होती है। ऑक्सीजन तो काफ़ी कम होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये नाइट्रोजन अभी भी उस ग्लास टम्बलर के अंदर है, लेकिन कैंडल बर्न नहीं कर रही, क्योंकि नाइट्रोजन बर्निंग नहीं कराती। अब एक और एयर का कंपोनेंट जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बात कर लेते हैं। अगर कोई कमरा बंद हो और कोई मटेरियल, कोई भी चीज़ बर्न कर रही हो, जल रही हो, तो आपको सफोकेशन सा फील होगा, यानी घुटन सी आपको महसूस होगी, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। ये क्यों होता है? ये होता है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि आपके रूम के अंदर एक्यूमुलेट हो गई, यानी इकट्ठा हो गई। यानी हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जब कोई चीज़ जलती है तो जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जलने के बाद उसमें से कई सारी गैस निकलती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अगर आपने कमरा बंद किया है और कोई चीज़ जला रहे हो, तो वहाँ की जो ऑक्सीजन है वो तो इस्तेमाल हो रही है, यानी जो आपकी ऑक्सीजन है रूम के अंदर वो कम होती जाएगी जैसे जैसे जलती जाएगी जो भी चीज़ है, और जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निकलेगी। अब कमरा बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा नहीं सकती, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ने लगेगी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से आपको सफोकेशन होगा, घुटन सी महसूस होगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जलने की वजह से आई है वो रूम के अंदर इकट्ठा होती गई। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट है एयर का। हमारे आसपास जो एयर है उसमें बहुत थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
प्लांट और एनिमल हो गए, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन को तो मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको याद होगा। तो जैसे प्लांट एनिमल हो गया, ये सांस लेते हैं जब, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं प्लांट और एनिमल। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी एयर के अंदर आती है। प्लांट है एनिमल मैटर। अब ये प्लांट है एनिमल मैटर क्या है? देखो, प्लांट मैटर का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कि हमको प्लांट से मिलती हैं, जैसे उसकी लीव्स हो गई, उसकी स्टेम हो गई, यानी प्लांट जिन चीज़ों से मिलके बना है। और एनिमल मैटर मतलब एनिमल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे मीट हो गया, स्किन हो गई, फेदर यानी पंख हो गया, बोन्स हो गया, हेयर हो गया, ये एनिमल मैटर कहलाता है, यानी एनिमल की चीज़ें हैं ये। तो ये भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं जब इनको बर्न किया जाता है। जैसे मान लो पेड़ की पत्ती वगैरह है, या किसी एनिमल के पंख वगैरह है, उनके हेयर हैं, स्किन है, इसको जलाया जाता है, तो इसमें से भी ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा कुछ और भी गैसें निकलती है, लेकिन मेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो सूखी पत्तियां वगैरह हैं, इनको नहीं बर्न करना चाहिए, इनको नहीं जलाना चाहिए। एंड डिस्कार्डेड रिमेन ऑफ क्रॉप, फसल वगैरह है, जैसे गेहूँ चावल हो गया, उसके जो पेड़ है उससे गेहूँ चावल निकाल दिए, तो उसमें अब फालतू की चीज़ें बची हैं, कोई काम की है नहीं, तो उसको लोग जला देते हैं। तो उसको नहीं जलाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये पल्यूट करेगा हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलेंगी जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। एयर का एक और कंपोनेंट है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट यानी आपकी जो धूल मिट्टी वगैरह हो गई, स्मोक यानी धुआं। कोई भी फ्यूल है, कोई भी ईंधन है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, प्लास्टिक, पेपर, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, जब उसको बर्न किया जाता है तो स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, धुआं निकलता है उससे। ये जो स्मोक है ये कंटेन करता है कुछ गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, इस तरह से गैसेस जो है वो स्मोक के अंदर होती है, धुएं के अंदर होती हैं। और स्मोक के अंदर फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी धुएं के अंदर बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, और ये भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। भाई धुआं हो गया, धूल मिट्टी हो गया, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसीलिए आप देखते हो जो चिमनी वगैरह होती है फैक्ट्री के अंदर, वो बहुत लंबी सी होती है। तो इतनी लंबी चिमनी क्यों बनाई जाती है? कभी आपने देखा और ये सवाल उठाया? दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम अवर नोज। तो होता क्या है, जैसे चिमनी है, वहां से धुआं निकला, अगर मान लो चिमनी ना बना, ऐसे ही धुआं हो, तो धुआं सब नीचे नीचे आसपास फैल जाएगा। जैसे मान लो ये आपकी लैंड है, ज़मीन है, अब यहाँ पर कोई चीज़ बर्न कर रहे हो, तो जो धुआं है वो आसपास ऐसे यहाँ फैल जाएगा पूरी जगह पर। अब यही धुआं अगर हम सांस लेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमार हो सकते हैं हम। तो क्या किया जाता है, जो चीज़ बर्न कर रही होती है, ऐसे हम चिमनी बना देते हैं, ऐसे पिलर टाइप का। तो ये कोई चीज़ बर्न होके इसके अंदर से होते हुए ऐसे ये बाहर निकल जाती है। तो ये ज़्यादातर ऊपर के हिस्से में रहती है, बहुत थोड़ी सी नीचे आती है, तो हमारी नाक तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमको तो ज़मीन पे चलना है, हम हवा में तो उड़ते नहीं हैं। लेकिन जो आपकी बर्ड्स हैं वो तो आसमान में उड़ती हैं। अब कोई चिड़िया बेचारी उड़ते हुए जा रही है, अब यहाँ हवा में बिल्कुल धुआं है, तो उसको नुकसान करेगा। तो आपने चिमनी से ज़मीन पे चलने वाले लोगों को तो बचा लिया, ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए जो ज़मीन पे चलते हैं, क्योंकि धुआं आपने ऊपर ले जाके छोड़ दिया, बहुत थोड़ा सा ही नीचे आया। लेकिन ऊंचाई पर वहाँ पर तो बर्ड्स वगैरह फ्लाई करती हैं, उनको इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। भाई धूल मिट्टी तो कुछ ना कुछ रहेगी, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन रहेगी ज़रूर। एक्टिविटी 4 करते हैं, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल या होम। अपने स्कूल या घर के अंदर ऐसा रूम ढूंढो जहाँ पर सूरज की रोशनी जाती हो। अब आपको सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देने हैं, पर्दे गिरा देने हैं, नहीं पार्टी नहीं करनी है, अभी बताते हैं किस लिए करना है। और कमरे में बिल्कुल आपको अंधेरा कर लेना है। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। अब वो दरवाजा या खिड़की जहाँ से सूरज की रोशनी आती है, जो सूरज की तरफ है, उसको आपको खोलना है, जस्ट अ लिटिल, बहुत थोड़ा सा खोलना है। इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। स्लिट का मतलब होता है दरार, थोड़ा सा गैप, यानी वो खिड़की या दरवाजा जहां से सूरज की रोशनी आ सकती है, उसको थोड़ा सा खोलना है। अब सावधानी से देखो, जो सनलाइट की बीम आ रही है, सूरज की जो किरण वहां से होके आ रही है, उसको आप सावधानी से देखो। क्या दिखता है आपको? यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये इसने डोर के अंदर थोड़ा सा होल कर दिया। आप इस तरह से छेद ना कर देना, नहीं तो बाहर कर दिए जाओ घर से। तो इससे सनलाइट आ रही है और यहाँ ऐसे पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा? डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? आपको बहुत छोटे से चमकते हुए पार्टिकल दिख रहे हैं जो कि सूरज की किरण में मूव कर रहे हैं। क्या है ये पार्टिकल? मैं पहले थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये इस इमेज में देखो कि थोड़ा सा ये गैप है, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखेंगी। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, छोटे छोटे बहुत ढेर सारे पार्टिकल इसमें दिख रहे हैं, दाने दानेदार। तो ये क्या है? ये डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण हैं। जब सनलाइट इन पे पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं, यानी आपको दिखने लगते हैं, ऐसा भी कह सकते हो, वरना रहते तो हर जगह हैं।
सर्दियों के दिन के अंदर ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसी तरीके से बीम ऑफ लाइट जो कि फिल्टर होके आती है ट्रीज से, यानी पेड़ वगैरह में थोड़ा थोड़ा जहाँ से गैप होता है वहाँ से सूरज की रोशनी आती है, तो इस तरीके से आपको डस्ट पार्टिकल दिखेंगे। अपीयर टू डांस मैरिली अराउंड, मैरिली मतलब खुशी से, तो वो पार्टिकल आपको डांस करते हुए दिखेंगे। ऐसा ना समझ लेना कि गिटार वगैरह बजाते हुए दिख जाए आपको, मतलब इधर उधर घूमते हुए दिखेंगे। तो ये हमको शो करता है कि जो एयर है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब ये जो डस्ट पार्टिकल है ये वेरी करते हैं टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी किसी टाइम धूल मिट्टी आपको कम मिलेगी, किसी टाइम ज़्यादा मिलेगी। जैसे गर्मियों के मौसम में जब हवा तेज़ चलती है तो उस टाइम धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो उस टाइम आपको डस्ट पार्टिकल ज़्यादा मिल जाएंगे। बारिश वगैरह जब हो जाती है तो धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उस टाइम आपको डस्ट पार्टिकल कम मिलेंगे। कहीं पर आपको कम मिलेंगे, कहीं पर ज़्यादा मिलेंगे। कुछ जगह बहुत ज़्यादा मिट्टी से गांव देहात है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। शहर का एरिया है, अगर वहाँ पर साफ़ सफाई है तो आपको वहाँ डस्ट पार्टिकल कम मिलेंगे। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी नॉस्ट्रिल से, यानी नाक के जो होल है उससे एयर अंदर ले जाते हैं। अब फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज़ के अंदर, हमारी नाक के अंदर। फाइन हेयर यानी छोटे से पतले से बाल होते हैं हमारी नाक के अंदर, और म्यूकस जिसको हम हिंदी में बलगम कहते हैं। जब जुकाम वगैरह होता है ना तो कहते हैं नाक बह रही है, तो वो म्यूकस निकल रहा होता है। तो नाक के अंदर वैसे रहता है, जब हम बीमार वगैरह हो जाते हैं, ठंडक वगैरह लग जाती है तो वो बाहर निकलने लगता है, ज़्यादा बनने लगता है। तो छोटे छोटे जो बाल हैं और म्यूकस है वो हमारी नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं, ये बचाते हैं डस्ट पार्टिकल को कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी वो पूरा सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, जैसे लंग्स वगैरह हो गया, विंड पाइप हो गया, उनके अंदर डस्ट पार्टिकल ना चले जाएं। अब आप याद कर पा रहे हो, बीइंग स्कूल्ड मतलब डांटना, बाय योर पेरेंट व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। क्या आपके पेरेंट्स से कभी आपको डांटा मुंह से सांस लेने की वजह से कि मुंह से सांस ना लो? अगर ऐसा करोगे तो जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल है वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो सांस कैसे लेना है, नाक से लेना है, मुंह से नहीं लेना। अब सोचो अगर मुंह से सांस लोगे तो डस्ट पार्टिकल कहीं फिल्टर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। नाक से लोगे तो हेयर है, म्यूकस है, वो बचा लेंगे। अब यहाँ पर बूझो कुछ पूछ रहा है, वाई डू यू थिंक द पुलिस मैन, ये जो फिगर है, वियरिंग अ मास्क। तो यहाँ जो फिगर है आप देख सकते हो, ये ट्रैफिक पुलिस वाला है और उसने मास्क लगाया है। तो इन्होंने मास्क क्यों लगाया है ये जानना चाह रहा है। तो ये अपने आप को पॉल्यूशन से बचाना चाह रहा है, क्योंकि बाहर गाड़ी वगैरह से धुआं निकल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, और हम लोग तो चलो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, इनको तो पूरे टाइम वहीं पर रहना है। तो अगर तो थोड़ा थोड़ा सा करके धूल मिट्टी इनके बॉडी के अंदर जाती रहेगी तो इनको बीमार कर सकती है, इसीलिए मास्क लगाते हैं। वैसे भी हमें भी, अगर आप बहुत मेन शहर में रहते हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पर धुआं वगैरह है, बहुत ट्रैफिक रहता है, तो हमें भी मास्क लगाना चाहिए। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, यानी अब पूरा नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि जो एयर है वो कंटेन करती है, यानी एयर के अंदर क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है। कुछ तरीके की गैसेज हो गई, वाटर वेपर हो गया और डस्ट पार्टिकल हो गए, इन सबको मिलाकर एयर बनती है। अब वो गैसेज जो कि एयर के अंदर होती है उसमें मेनली आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा और भी गैसेज होती है जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एयर का जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको ये ऊपर पाई चार्ट बना हुआ है तो इसमें देख सकते हो नाइट्रोजन है, एक बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन है और बहुत थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, उसके अलावा की गैसेज हैं। तो ये जो कॉम्पोजिशन है कि कितना नाइट्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कितना वाटर वेपर और इसके अलावा और भी जो गैसेज हैं वो कितनी होंगी, ये अलग अलग जगह की अलग अलग होती है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। वैसे इन जनरल हम बता देते हैं कि इतना इतना ये चीज़ें हैं, कितना है वो आपका यहाँ दिया नहीं हो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, कहीं पर नाइट्रोजन थोड़ी सी कम होगी, कहीं पर हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो, कहीं पर ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो ऊपर वाले पाई चार्ट आप देख के समझ गए होंगे कि जो एयर है उसमें मोस्टली जो है वो नाइट्रोजन होती है, यानी ज़्यादातर आपके नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। यहाँ तक कि इन दोनों गैसेज को हम मिला लें तो ये 99% बनाती हैं एयर का। यानी अगर मान लो 100 लीटर एयर है, उसमें से 99 लीटर तो यही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इस पाई चार्ट को देख लो, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो ये एक छोटा सा हिस्सा यही वाला बचता है जो कि 1% है बस। अब जो बचा हुआ 1% है उसके अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा कुछ और गैसेज हैं, वाटर वेपर है, ये सब है। अब एक पहेली और बूझों का सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। पहेली wants to know why the transparent glass of window if not wiped off regularly appears hazy। पहेली ये जानना चाह रही है कि खिड़कियों में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, अगर उनको रेगुलर बेसिस पे साफ ना किया जाए तो वो हेजी दिखते हैं, यानी धुंधले दिखते हैं। आपके यहाँ भी खिड़की वगैरह होगी, उसमें जो शीशा लगा होगा और उसको साफ ना करो तो आपको धुंधला दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है वाटर वेपर। आपको इंटरनेट में बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, ये वो, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा
कि सबसे बड़ा जो रीज़न है जिसकी वजह से शीशे वगैरह गंदे होते हैं वो आपका वाटर वेपर है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर वाटर वेपर किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे और वाटर में बदल जाएंगे, वाटर की छोटी छोटी बूंद बना लेंगे। अभी जो हमारा ग्लास यानी कांच होता है वो ठंडा होता है, जब एयर इससे टकराती है तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो ठंडे होकर पानी की छोटी छोटी बूंद बना लेते हैं और उसी से चिपक जाते हैं यानी ग्लास की सरफेस पे। इसकी वजह से धुंधला दिखने लगता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, एयर के अंदर डस्ट वगैरह भी है, तो जब ग्लास हमारा गीला हो जाता है तो उसमें धूल मिट्टी भी चिपकती है। जैसे कोई गीली चीज़ हो तो उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा चिपकेगी। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई अगर सूखी मिट्टी वगैरह धूल लग गई तो आप झाड़ लो तो बहुत हद तक वो साफ़ हो जाती है, लेकिन अगर कोई गीली गंदगी लग गई, गीली मिट्टी है वो लग गई, तो फिर वो बगैर धुले नहीं साफ़ होती। तो जब ग्लास की सरफेस गीली हो जाती है, वाटर वेपर उस पर कंडेंस होकर वाटर की छोटी छोटी बूंद बनाकर उस पर चिपक जाता है, तो डस्ट पार्टिकल भी उस पर चिपक जाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर विंडो को गंदा कर देते हैं। इसकी वजह से विंडो हमारी धुंधली दिखती है, लेकिन मेन रीज़न वाटर वेपर है जिसकी वजह से जो विंडो है वो धुंधली दिखती है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो बॉटल है, अब बॉटल की कैप बंद है, बाहर से धूल मिट्टी नहीं आ सकती, इसका मतलब इसको धुंधला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख रहे होगे छोटी छोटी बूंद जैसा आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ये जो बॉटल है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये धुंधला गई है। बीच बीच में आपको थोड़ी सी जगह, क्योंकि इसमें पानी था, बोतल इधर उधर हुई तो इसमें से पानी बहने लगा, तो वो पानी की लाइन आपको दिख रही होगी, उसके आर पार मेरी फिंगर दिख रही होगी, लेकिन इस बीच के हिस्से में इसके आर पार आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाटर की छोटी छोटी बूंदें हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो ये छोटी छोटी बूंद है। तो इस बॉटल के अंदर पानी था, धीरे धीरे वो इवेपरेट हुआ, भाप बना, फिर ये बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन बॉटल तो बंद थी, बाहर जा नहीं सकता था। अब बॉटल की जो सरफेस थी वो ठंडी थी। जब ये वाटर वेपर बॉटल की सरफेस के कांटेक्ट में आए तो ये वाटर में बदल गए, तो छोटी छोटी बूंद इन्होंने बना ली। इसी तरीके से आपकी खिड़की वगैरह भी दिखती होगी। ये जो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ देख रहे हो ना, ये अंदर की तरफ से है। आप भी देखो, बहुत दिन तक अगर बॉटल कोई पड़ी है उसमें पानी पूरा फुल ना हो तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसका रीज़न अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं आपको चलो लिख कर यहाँ पर बता देता हूँ, उसको नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। इसके आंसर में आप लिखोगे इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस ऑफ ग्लास, जब एयर कॉन्टैक्ट में आती है ग्लास की जो ठंडी सरफेस है उससे, द वाटर वेपर प्रेजेंट कंडेंसेज, तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर के अंदर वो कंडेंस होता है एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, और पानी की छोटी छोटी बूंद बना लेता है, दैट स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ ग्लास, और ये ग्लास की जो सरफेस है उससे चिपक जाती है। मोर ओवर, यानी इसके अलावा और क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है ये भी चिपक जाती है जो गीली सरफेस है ग्लास की उससे। अब बूझो ये जानना चाह रहा है कि ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर, जब आग वगैरह लग जाती है, वन इज एडवाइज टू रैप अ वूल एंड ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट, तो जब आग वगैरह लग जाती है तो ये सलाह क्यों दी जाती है कि जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ जल रही है, उसके ऊपर एक ऊनी ब्लैंकेट को रैप कर दो, लपेट दो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा, कोई भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन की वजह से, अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो ना जले। जब हम कंबल उस पर लपेट देंगे, और कैसा कंबल, ऊनी कंबल, यानी उससे ऑब्जेक्ट पूरा पैक हो जाना चाहिए, तो जो ऑक्सीजन है वो उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएगी जो जल रहा है, और वो जलना बंद कर देगा। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि वूलन ब्लैंकेट ही क्यों, और किसी चीज़ से हम क्यों नहीं बंद कर सकते? तो आप खुद सोचो, किससे बंद करोगे? कोई चादर वगैरह लेके बंद करोगे, तुरंत आग पकड़ लेगी। जो आपका वूल होता है, जो ऊन होता है, वो जल्दी नहीं जलता, और जैसे ही लपेटोगे विद इन सेकेंड्स के अंदर वो आग बुझ जाएगी, तो उसको जलने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर कॉटन लोगे तुरंत आग पकड़ लेगा, वो खुद ही जलने लगेगा। या कोई सिंथेटिक फैब्रिक ले लिया आपने, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, इससे आपने पैक कर दिया, तो ये तो और ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है और चिपक जाएगा और जलने लगेगा वो अलग से। इसके अलावा आमतौर से और कौन सी चीज़ें होती है जो घर के अंदर अवेलेबल होती है? जो कॉमन चीज़ें हमारे घर में होती हैं उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, वूलन ब्लैंकेट। जल्दी जलेगा भी नहीं और अच्छे से पैक भी कर लेगा, इसीलिए कहा जाता है। इसका आंसर भी आप लिख सकते हो, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वूलन ब्लैंकेट है जब उसको लपेटा जाता है किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट के, तो ये कट कर देता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, ऑक्सीजन नहीं जा पाता, और इस तरीके से जो बर्निंग है वो रुक जाती है। 11.3 हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? तो वो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। हमने देखा था कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं, यानी पूरे के पूरे पानी में डूबे रहते हैं। इसी तरह पानी में रहने वाले एनिमल्स भी होते हैं, और वो प्लांट और एनिमल जो सॉइल के अंदर रहते हैं। बहुत से एनिमल है जो मिट्टी के अंदर ही उनका घर होता है, वो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह प्लांट्स की जो रूट्स वगैरह होती है वो मिट्टी के अंदर होती है। तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? भाई हमारे आसपास तो ऑक्सीजन है, क्या मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन है या पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है? तो इसके बारे में हम जानते हैं।
इसके लिए एक्टिविटी 5 करना पड़ेगा। कुछ वाटर आपको ले लेना है ग्लास में या किसी मेटल के कंटेनर में और उसको धीरे धीरे आपको हीट करना है ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। लैब वगैरह में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बीकर और ट्राइपॉड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उसको किचन में हीट किया जा सकता है, बट मैं आपको ये करना रिकमेंड नहीं करूंगा। तो बेसिकली वाटर को हीट करना है धीरे धीरे। इससे पहले कि जो वाटर है वो बॉयल करना शुरू करे, उबलना शुरू करे, यानी उबलने से पहले ही, बॉयल करने से पहले ही ध्यान से देखो एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर की जो सरफेस है उसमें देखो कि आपको छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो हम वाटर को धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बबल्स आपको दिखेंगे। यहाँ आपके बुक में भी इमेज बनी हुई है, लेकिन मैंने वीडियो दिखा दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। ये बबल्स कहाँ से आए? बबल्स का बनना तो इस बात की निशानी होती कि कोई गैस वगैरह होगी, वही बबल्स बनाती है। कोई गैस हो सकती है या एयर हो सकती है। तो ये जो बबल्स हैं वो एयर की वजह से आते हैं, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व है, यानी वाटर के अंदर एयर डिसॉल्व होती है, घुली हुई होती है। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बिगिनिंग किससे होती है? जो एयर डिसॉल्व होती है ना वाटर के अंदर, जो घुली हुई होती है, वो एस्केप कर जाती है। एयर कहती है हमको तो बहुत गर्मी लग रही है, हम यहाँ से भागते हैं। तो सबसे पहले जो एयर होगी वो बबल्स के फॉर्म में इस वाटर से निकल जाएगी। अब आप इसको जब कंटिन्यू रखोगे हीट करना, तो जो वाटर है वो खुद वेपर में बदल जाएगा और फाइनली आपका जो वाटर है वो बॉयल करने लगेगा। तो जो छोटे छोटे बबल्स आपने देखे थे वो एयर के बबल्स थे, लेकिन जो धुएं की तरीके से वाटर से निकलती हुई चीज देखोगे जब उसे और आप हीट करोगे तो वो आपके एयर नहीं है, वो वाटर वेपर है। यानी ये जो पानी है ये भाप बन के निकला है। एयर अलग चीज है, वाटर अलग चीज है। पहले एयर निकलेगी फिर वाटर निकलेगा। हमने चैप्टर 5 और 6 के अंदर ये चीज लर्न की थी कि वो एनिमल जो कि वाटर के अंदर रहते हैं वो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वाटर के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि वाटर के अंदर एयर होती है, तो एयर होगी तो मतलब ऑक्सीजन भी है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो वाटर के अंदर प्लांट और एनिमल है उनको ऑक्सीजन कहाँ से अवेलेबल होती है? इसी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वहां से मिल जाती है। अब यहाँ पर एक पहेली का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। Will the tiny air bubbles seen before the water actually boils also appear if we do this activity by reheating boiled water kept in an airtight bottle? तो पहेली का सवाल ये है कि जो छोटे छोटे बबल हमको दिखे थे वाटर के बॉयल होने से पहले, यानी वाटर को जो हमने हीट करना शुरू किया तो वाटर बॉयल होने से पहले, उबलने से पहले उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स हमको दिखे थे। तो क्या ये बबल फिर से अपीयर होंगे अगर इस बार हम नॉर्मल वाटर नहीं बल्कि बॉइल्ड वाटर लें, और वो बॉइल्ड वाटर जिसको हमने एयर टाइट बॉटल के अंदर रखा था, अब इस बॉइल्ड वाटर को फिर से हीट करें तो क्या हमको बबल्स देखने को मिलेंगे? इफ यू डू नॉट नो द आंसर यू मे ट्राई डूइंग इट एंड सी योरसेल्फ। अगर आंसर आपको नहीं पता तो खुद से करके देख सकते हो। तो इसका आंसर है कि इस बार हमको कोई भी बबल्स देखने को नहीं मिलेंगे। देखो होता क्या है, जैसे वाटर है उसके अंदर एयर डिसॉल्व रहती है, जब हमने उसको हीट किया तो बबल्स के फॉर्म में धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई। हीट करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा ये जितनी एयर इसके अंदर डिसॉल्व थी वो सारी इस वाटर से निकल जाएगी। उसके बाद वाटर बॉयल होने लगेगा, यानी वाटर वेपर बन के एयर के अंदर मिक्स होने लगेगा। तो जो बॉइल्ड वाटर है उसके अंदर कोई भी एयर मिक्स नहीं होती। अब अगर इस बॉइल्ड वाटर को हम ऐसे ही रख दें तो जैसे जैसे ये बॉइल्ड वाटर ठंडा होगा एयर धीरे धीरे फिर से डिसॉल्व होने लगेगी, क्योंकि आसपास एयर तो है ही। तो जैसे जैसे बॉइल्ड वाटर हमारा ठंडा होने लगेगा एयर इसके अंदर डिसॉल्व होने लगेगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, बॉइल्ड वाटर को एयर टाइट बॉटल के अंदर रख दिया, यानी एयर बाहर से उसके अंदर जा ना सके। तो वाटर बॉइल्ड है, उसको हमने बॉटल के अंदर बंद कर दिया। तो अगर अब ठंडा भी होगा तो बाहर से एयर उस बॉटल के अंदर जा नहीं सकती, यानी अब इस बॉइल्ड वाटर के अंदर एयर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो जब ये ठंडा होगा और एयर इसके अंदर है नहीं, फिर से इसको हीट करेंगे यानी रीहीट करेंगे, तो इस बार हमको एयर बबल्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार इस बॉइल्ड वाटर के अंदर एयर बबल्स हैं ही नहीं। तो ये है इसका आंसर। अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं इनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, इनको भी तो रेस्पिरेशन करना है। कैसा नहीं है, बिल्कुल हर किसी को रेस्पिरेशन की जरूरत है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही एनर्जी बनती है। तो इनको एयर कहाँ से मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए? इसके लिए भी एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल। सूखी मिट्टी का एक ढेर ले लेना है, थोड़ी सी सूखी मिट्टी ले लेना है, बीकर में या किसी ग्लास में आप ले सकते हो। इसमें पानी डाल दो और नोट करो क्या होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये एक छोटे से बीकर में मैंने मिट्टी ले ली है और अब इसमें हम पानी डालते हैं। यहाँ पर आपको बबल्स निकलते हुए दिखेंगे और थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बबल्स निकलते हुए। ये बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? इसी सॉइल की पार्टिकल के बीच में थोड़े थोड़े जो गैप थे वहाँ पर एयर थी। अब जब हमने पानी डाला तो पानी नीचे जाने लगा, इसलिए एयर ये बाहर की तरफ निकल रही है।
क्योंकि जहां पहले एयर थी वहां पानी घुस गया, तो एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सॉइल से बबल्स निकल रहे हैं। ये जो बबल है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर एयर प्रेजेंट है। जब हम पानी डालते हैं लंप ऑफ सॉइल में तो ये डिस्प्लेस कर देता है एयर, यानी एयर जो अंदर थी मिट्टी के बीच में, यानी मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, मिट्टी के जो कण हैं, उनके बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी जगह है वहाँ पर एयर थी। जब हमने पानी डाला तो वो पानी नीचे गया और एयर को बाहर निकाल दिया। अब ये जो एयर है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर रहते हैं या प्लांट की जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो कहाँ से रिस्पायर करती हैं? इसी एयर से जो कि मिट्टी के अंदर होती है, जो बीच में गैप है उसमें। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by animals living in the soil. burrows का मतलब होता है बिल, होल यानी छेद। तो बिल हो गया या छेद हो गया जो बहुत गहराई में सॉइल के बने होते हैं। तो इनको कौन बनाता है? एनिमल वगैरह जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे चूहे वगैरह हो गए, या आपका अर्थ फॉर्म हो गया। बहुत सारे इंसेक्ट हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो बिल बना के रहते हैं। जैसे सांप वगैरह हो गया तो बिल बना के अंदर रहते हैं। तो ये जो बरोज है, ये जो बिल है, ऑल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। तो इस बिल से होते हुए एयर अंदर जा सकती है। यानी इसको मैं अगर बनाकर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो जैसे मान लो हमारी मिट्टी है और किसी इंसेक्ट या एनिमल ने इस तरह से ऐसे बिल बना लिया। अब जो एयर है वो इसी बिल के अंदर ऐसे जाएगी जहां जहां ये रास्ता है, क्योंकि रास्ता मिल गया ना, इसको जगह मिल गई, तो एयर इसके अंदर चली जाएगी और यहां से वापस आना होगा तो वापस भी निकल जाएगी, यानी इन एंड आउट कर सकती है। तो बिल वगैरह के अंदर जो एनिमल या इंसेक्ट वगैरह हैं उन तक इस तरह से एयर पहुंच जाती है और वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ये जो स्पेस ऑक्युपाई करी थी एयर, यानी मिट्टी के अंदर जो एयर भरी हुई थी, जिस जगह पर एयर प्रेजेंट थी, जब बारिश होगी तो पानी उसके अंदर चला जाएगा। तो पानी जब अंदर जाएगा तो एयर बाहर निकल जाएगी बबल्स के फॉर्म में। जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके अंदर देखो जो भी एयर थी वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो अब एयर निकल गई, अब कैसे सांस लेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में वो एनिमल जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं उनको बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो अर्थवॉर्म वगैरह है वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं जब तेज़ बारिश होती है। और सिर्फ अर्थवॉर्म ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, आप देखते होगे बारिश वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहने वाले थे, अब वहाँ पानी भर गया तो वो बाहर आ गए। क्या कभी आपने ये सोचा कि जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है डज नॉट गेट यूज्ड अप, यानी क्यों पूरी इस्तेमाल नहीं हो जाती, क्यों ख़त्म नहीं हो जाती? दो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमिंग इट, यानी इतने टाइम से इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, और कितने टाइम से, जब से दुनिया है तब से यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? तो ये जो ऑक्सीजन है उसको कौन रिफिल कर रहा है? यानी बार बार भरी जा रही होगी तभी ये ऑक्सीजन बाकी है, वरना एक टाइम में ख़त्म हो जाती। इसको अब हम जानते हैं। 11.4 हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस होती है, यानी इस्तेमाल हो गई तो फिर से कैसे आ जाती है? चैप्टर 4 में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ जिससे आप समझ सको कि हम बात कर रहे हैं प्लांट की। इनको खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं और इस फोटोसिंथेसिस में उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जब फूड बनता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलती है। तो एक तो ऑक्सीजन हमको यहाँ से मिलती है, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिल रही है? इन्हीं प्लांट से मिल रही है। प्लांट ऑक्सीजन बना रहे हैं। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन प्लांट ऑक्सीजन बना तो रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्लांट को रेस्पिरेशन करना है और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन बना रहे हैं, उसको इस्तेमाल भी तो कर ले रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या गया? बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। लेकिन ऑक्सीजन बनाते ज़्यादा हैं, इस्तेमाल कम करते हैं। यानी यहाँ से जो ऑक्सीजन इन्होंने बनाई उसका यूज़ कर लेंगे ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन में फिर यहाँ से इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। लेकिन पूरी ऑक्सीजन जो कि ये निकाल रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा इस्तेमाल करते। जैसे मान लो 10 रोटी आपने बनाई, 2 रोटी आपने खा ली, तो 8 रोटी बचेगी ना फिर भी। तो इसी तरह से होता है। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम कहते हैं प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो पक्की बात है कि एनिमल्स बिना प्लांट के जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं वो तो प्लांट खाते ही हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कार्निवोर्स की भी बात करें तो वो जिन एनिमल्स को खाएंगे ज़्यादातर वो होते हैं जो कि हार्बीवोर्स होते हैं। जैसे लॉयन है वो डियर को खाएगा, अब डियर पेड़ पौधे खाएगी। अगर प्लांट नहीं होंगे तो डियर खत्म तो लॉयन को क्या मिलेगा, टाइगर को क्या मिलेगा? तो इस तरीके से जो सारे एनिमल हैं वो बिना प्लांट के नहीं रह सकते। कुछ डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, यानी कितनी ऑक्सीजन रहेगी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन कम हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस का मतलब जो जितना है उतना रहे। तो ये मेंटेन कैसे रहता है? ये रहता है रेस्पिरेशन की वजह से, जो कि प्लांट और एनिमल में होता है, और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे। यानी जैसा मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया कि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकाल भी तो रहे हैं, और प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन अगर बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ तो वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सा एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर रहे हैं उसको निकाल भी रहे हैं, और जो ऑक्सीजन प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस ये यूज़ कर रहे हैं, प्लांट उसको बना भी रहा है। तो इस तरह से यूज़ भी हो रहा है और फिर से बनना है, तो ये बैलेंस बना हुआ है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये दिखाता है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है, यानी आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। बिना एनिमल के प्लांट नहीं सर्वाइव कर सकते और बिना प्लांट के एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स वगैरह जब ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करता है फूड बनाने के लिए, और प्लांट जो ऑक्सीजन निकालता है उसको एनिमल यूज़ करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए कि नहीं? तो अब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एयर अर्थ पे लाइफ के लिए। तो सारा ये जो मामला है, ये जो जोड़े हुए हैं प्लांट और एनिमल को, वो एयर ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये हमारे एयर का ही तो पार्ट है। अगर एयर को हम हटा दें तो ना प्लांट रहेगा ना एनिमल रहेगा, और इस तरीके से अर्थ पे जो लाइफ है वो खत्म है। क्या और भी कोई यूज़ है एयर का? उसको देख लेते हैं। क्या कभी आपने विंड मिल के बारे में सुना है? इस तरह से नीचे जो फिगर है उसको देखो, ये इस तरह से कोई टावर टाइप का होता है, उस पर फैन टाइप की चीज़ लगा दी जाती है, जैसे आपकी फिरकी है ना, उसी का बड़ा मॉडल आप समझ सकते हो। तो ये विंड मिल है, ये विंड से चलती है, हवा से चलती है। तो जो आपकी विंड है वो इस विंड मिल को रोटेट कराती है, घुमाती है। इसका जो फैन है ऊपर जो लगा है वो घूमता है। जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हो, ये जो फैन घूम रहा है ये हवा की वजह से घूम रहा है। हवा इसकी ब्लेड पे टकरा रही है और इसको घुमा रही है। अब इसका यूज़ क्या होता है? इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। विंड मिल का यूज़ हम ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए करते हैं, एंड टू रन फ्लोर मिल्स, जो चक्की वगैरह है जहाँ आटा पिसता है उसको चलाने में यूज़ होता है। अब तो मोटर वगैरह से बिजली से ही चलती है। पहले के टाइम में जो चक्की वगैरह थी वो विंड मिल से चलाई जाती थी। अब विंड मिल किस तरह से वर्क करती वो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, इसलिए आप ये नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, किस तरह से चक्की चल रही है। तो जब आप विंड मिल की वर्किंग पढ़ोगे कि किस तरह से ये काम करती है, तब इन चीज़ों को समझ पाओगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि विंड मिल का यूज़ क्या क्या होता है। विंड मिल का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इसी विंड मिल में पीछे साइड में एक जनरेटर लगा होता है। जब ये फैन विंड मिल का हवा की वजह से घूमता है तो वो जनरेटर के अंदर जो उसका रोटर होता है वो घूमता है और इस तरह से बिजली बनती है। इसको भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे किस तरह से वर्क करता है। एयर हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट। याट क्या होता है? ये मीडियम साइज की बोट कह सकते हो, नौका इसको कहते हैं। यानी जो आपकी बोट होती है ना उससे बड़ी होती है और जो शिप होती है उससे छोटी होती है, तो इसको हम याट कहते हैं। और ग्लाइडर्स हो गया, इमेज में देख सकते हो, इसको ग्लाइडर कहते हैं। पैराशूट हो गया, एरोप्लेन हो गया। ये सब मूव क्यों कर पाते हैं? एयर की वजह से। अगर एयर ना हो तो एरोप्लेन उड़ नहीं सकती, पैराशूट नहीं काम करेगा, ग्लाइडर, याट कुछ नहीं चलेगा। बर्ड्स हो गई, बैट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये उड़ क्यों पाते हैं? एयर की वजह से। एयर मदद करती है इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। तो बहुत सारे प्लांट हैं, उनकी जो सीड है वो हवा की वजह से दूर दूर तक चली जाती है और उड़ के जहाँ जाएगी वहाँ पर उसके पेड़ लग जाएंगे। इस तरह से वो जो प्लांट है वो बहुत सारे एरिया के अंदर फैल जाएगा। इसी तरह फ्लावर से जो पॉलन वगैरह निकलते हैं, हवा उनको उड़ा के दूर तक पहुँचा देती है, जिससे नए जो है फ्लावर वो निकलते हैं। एयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में भी, क्योंकि वाटर साइकिल मैंने आपको समझाया था कि जब धूप पड़ती है पॉन्ड, लेक, वाटर या ओशन में, तो वहाँ से जो वाटर है वो वेपराइज होता है, भाप बन के एयर में चला जाता है। अभी एयर इसको लेकर ऊपर तक ले जाती है, फिर क्लाउड बनता है, फिर रेन होती है। तो ये सारा काम कौन करा रहा है? एयर में ही मिक्स होके जो वेपर है वो ऊपर तक गया और उसके बाद बारिश हुई और ये वाटर साइकिल हमारी कंप्लीट हुई। तो ये पूरी कहानी एयर की थी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।